हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और डा की यूनिट नंबर 3 में आज लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में अभी तक यूनिट 3 को एक्चुअली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में ग्रीडी एल्गोरिथम्स मेंशन्ड है और दूसरे पार्ट में है आपकी डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, ये दो मेथोडोलॉजीज हैं जो यूनिट 3 कवर करता है। अब बेटा, जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं उनमें से एक पोर्शन गिवन है आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है, वो आपको ऑलरेडी करा दिया। और एक और प्रॉब्लम ग्रीडी मेथड में रिमेनिंग है जो कि मैं आपको यूनिट नंबर 4 के साथ कराऊंगी, क्योंकि उसमें जो चीजें यूज करेंगे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ही होंगी और वो वहां पर एक बार अच्छे से उन्हें समझ के वो साथ साथ वहां पर कवर अप होंगी। ठीक है, एक ऑप्टिमल रिलायबिलिटी एलोकेशन प्रॉब्लम है, वो हम यूनिट 4 में शुरू में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो यूनिट नंबर 3 है उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर वाला पार्ट मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। डिवाइड एंड कॉन्कर वाले पार्ट में सबसे पहले आती है डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करके जो जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये टेक्निक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। वो इस यूनिट का पार्ट भी है, इसमें भी डिवाइड एंड कॉन्कर एग्जांपल्स में उन सॉर्टिंग टेक्निक्स को आप एज एग्जांपल दे सकते हो। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी क्या होती है और डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग टेक्निक या डिफरेंट एल्गोरिथम्स आप एक्सप्लेन करिए जहां पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, तो इन दैट वे यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट आल्सो, है ना। तो अनदर एग्जांपल्स दैट वी हैव नॉट स्टडीड सो फार आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। कौन कौन सी चीजें? एक नया आपके सिलेबस में है स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्ट्रॉसन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज दिए थे और कुछ मेथड्स बताए थे। इसकी बात करेंगे सबसे पहले और फिर हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। देखिए, सर्चिंग आपने पढ़ रखी है, सर्चिंग में लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, दो टाइप की सर्चिंग होती है ना। लीनियर सर्च पहले भी हमने पढ़ा है, सीक्वेंशियल सर्च होता है। और डिवाइड एंड कॉन्कर कौन सी सर्च यूज करती है? बाइनरी सर्च जो होती है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी यूज करती है। तो बेसिकली यहाँ पर सर्चिंग का जो टॉपिक है उसमें जो हमारे कोर सिलेबस में है वो है आपका बाइनरी सर्च। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये दो टॉपिक आज मैं कवर करूंगी। एग्जाम में डिवाइड एंड कॉन्कर के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल डिवाइड एंड कॉन्कर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से आपका आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूले से शुरू करते हैं कि कहां पर जाके किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आई। और जब भी कोई नया मेथड अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी ने प्रपोज किया है तो नेचुरली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ रिड्यूस हुई होगी। ये कितनी रिड्यूस हुई, क्यों रिड्यूस नहीं हुई, इन सारी डिस्कशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले अगर हम बिल्कुल इनिशियली सोचें कि सपोज मेरे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स है A1 या ए, नाम ले लो फर्स्ट मैट्रिक्स का ए, और इस मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं ये लिख लेते हैं। सपोज मैं 2x2 मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ, मेरे पास दो 2x2 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? 1 2, ये इनके दीज टू आर रोज एंड दिस 1 2 आर द कॉलम्स। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो भी एक 2x2 मैट्रिक्स है। सपोज 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल हम सिंपलेस्ट लेके चलते हैं जिससे हम फॉर्मूले को एक बार दिखा सकें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला किस तरह से चलता है। तो देखिए, पहले इसको एक बार स्ट्रेट बना लेते हैं। ये क्या हुआ? दिस इज 1 2, दिस इज ऑल्सो 1 एंड। ठीक है, अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम नाम दे दें, दिस इज A11 फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22। ऑलराइट, ऐसे ही जो बी मैट्रिक्स है, जो दूसरी मैट्रिक्स है, उसका है B11, B12, B21 और B22। ये दो मैट्रिसेस हमने ले ली। अब इन दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो क्या है? इसमें कितनी है? ये भी 2x2 मैट्रिक्स है ना, और ये भी कितनी है? इसका जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है। क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी वाली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज के बराबर है ना। तो कैन बी मल्टीप्लाइड। ये बात हम लोग जानते हैं कि जब भी हम दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये प्रायर कंडीशन होती है कि पहले के रोज और दूसरी मैट्रिसेस के जो कॉलम होते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाऊं, है ना, किस तरह से? सपोज रिजल्टेंट मैट्रिक्स है मेरी सी,
एंड सी इज ए मल्टीप्लाई बी। अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाऊं और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नाम मैं रखूं सपोज सी, है ना, सी इज माय रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक बात है। तो इस मैट्रिक्स को शो करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ दिस इज आवर सी देन सी विल बी गिवन एज दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 and both the numbers that constitutes the C is 1 1 1, C 1 2, C 2 1 and C 2 2। ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इसको फाइंड आउट करने के फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास, देखिए नॉर्मल जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि आप C11 फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इस पहली मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या करें, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। एक बात है, C11 को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक बात है, ये क्लियर हो गया। अब C12 निकाल लेते हैं। C12 की वैल्यू क्या होती है, इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। तो क्या लिखेंगे, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक बात है, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब C21 निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या C21 मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21। ठीक है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही C22 इज इक्वल टू A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22। तो इस तरह से ये C11, C12, C21 और C22 ये चारों जो वैल्यूज हैं ये आपकी इस मैट्रिक्स का पार्ट बन जाएंगे। ठीक बात है। अब ये जो भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को अगर मैं ये कहूँ कि एक 2x2 मैट्रिक्स मेरे पास है, इस 2x2 मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से इसके फॉर्मूले जनरेट होते हैं। ये चाहे 3x3 हो चाहे 4x4 हो, इसी तरह से हम काम करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली शो करने के लिए छोटी से छोटी मैट्रिक्स हम 2x2 मान के चल लेते हैं, है ना। और अब अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड को अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो बताओ जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बेटा, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी। अगर मैं कोड में सपोज मैं कहूं कि आई जो है वो नंबर ऑफ रोज है, आई डिनोट करता है रो, जे डिनोट करता है कॉलम्स, है ना। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, 2x2, 3x3, 4x4, इस तरह से स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो क्या कोड होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, देखो क्या लिखते हैं, मेन जो कोड है जहां जिस पर्टिकुलर कोड में दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, क्या है ये, आई इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट रो से शुरू करो, लेस देन इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 ले रही हूँ, 2x2 मैट्रिसेस की बात कर रही हूँ मैं, तो आई प्लस प्लस, है ना, और फिर j फॉर j, दिस इज फॉर कॉलम 1, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। ठीक बात है। और अब ये है मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स C ऑफ ij। C ऑफ ij को इनिशियली हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ये जो कोड है ये आपने जब फर्स्ट ईयर में C प्रोग्रामिंग पढ़ा था वहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। m बाय m या 3x3, 4x4 जिस भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह से उसका कोड रन करता है, जहां इसमें नंबर ऑफ रोज होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक बात है। अब एक और फॉर लूप लगाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसमें मान लो मैंने k कोई वेरिएबल लिया 1 लेस देन इक्वल टू 2, k प्लस प्लस, है ना। और इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल इसकी जो c की वैल्यू है उसको क्यूमुलेटिव सम की तरह हम कैलकुलेट करते हैं। तो Cij इज इक्वल टू Cij प्लस
ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे, है ना। इसी तरह से लिखते हैं हम, ये लूप के अंदर हम ये वाला काम, ये वाला लूप बंद हुआ, फिर ये लूप बंद हुआ, फिर ऊपर लूप बंद हो गया। अब अगर मैं नेस्टेड फॉर लूप की बात करूं तो हमने जब यूनिट 1 पढ़ा था, हमने वहीं पर फंक्शन फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड में देखा था कि देखो ये 3 लेवल पर नेस्टिंग है। ये वाली जो इनसाइड स्टेटमेंट है ये कितनी बार चलेगी, n क्यूब टाइम्स चलेगी। मान लो n टाइम ये चली, n टाइम ये चली, n टाइम ये चली। अगर मैं n टाइम की बात करूं, यहां तो मैंने 2 की बात कर रखी है, इन स्क्वायर मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, अगर मैं n एलिमेंट्स की बात करूं तो वो कितनी आएगी, फॉर n क्रॉस, ये लिख सकते हैं फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की, वो आएगी आपकी बिगो ऑफ n क्यूब। ठीक बात है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये n टाइम चलता है तो ये n-1 टाइम चलेगा, उसके लिए ये सारे और 3 लेवल की फॉर लूप की नेस्टिंग है। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, n क्यूब। अगर मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, n रोज n कॉलम्स की बात कर रही हूँ। ठीक बात है बेटा। तो अब हमारा जो मेन पर्पस है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हम ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, कि क्यूबिक लेवल पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो रही है और हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम आ जाए। ठीक बात है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहला जो हमने मेथड पढ़ा वो क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि भाई आप अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी किस तरह से हमारी हेल्प करती है। डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली प्रोसेस क्या करता है कि आपको अगर एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप उस बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कीजिए। तब तक डिवाइड कीजिए कि एक सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से, जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कि प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाने के लिए 2x2 मैट्रिक्स अगर हम पहुंच जाएंगे तो 2x2 मैट्रिक्स का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं और उससे हम बता देंगे कि कितने मल्टीप्लिकेशन कितने एडिशन हमें करने पड़ेंगे। ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि आपको अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स दी है तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए आप डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज अगर करेंगे तो बेस मैट्रिक्स किसे मान के चलेंगे। किसी भी प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम की डेफिनेशन रखनी पड़ेगी, है ना। तो जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स is in the power of 2। क्यों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब या तो 2 क्रॉस 2 लो, 4 क्रॉस 4 लो, 8 क्रॉस 8 लो। क्यों, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है वो हमारा बेस सॉल्यूशन है ना, जिसको मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं। तो हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तक ले आएंगे और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करके हम उसको कह देंगे कि देखो हमने पहले प्रॉब्लम को डिवाइड किया, फिर तब तक डिवाइड किया जब तक जिस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हम उसका रिजल्ट बता देंगे। ठीक बात है। तो अब जो ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथोडोलॉजी कहती है ये किस तरह से काम करती है, पहले इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अब सपोज मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैं 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। ए जो है, वी हैव 2 मैट्रिक्स, सपोज वी हैव suppose we have 2 matrices A and B। ठीक है। बोथ फोर क्रॉस, जो ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं वो दोनों 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस हैं। अब इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें करना है। तो किस तरह से, क्या आइडिया है हमारा, देखिए। सपोज पहली वाली मैट्रिक्स है ए, ठीक।
उस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिखेंगे। पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 4x4 है तो इसमें 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4। ठीक बात है, ये पहली मैट्रिक्स हो गई आपकी। फिर दूसरी मैट्रिक्स है A B, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो 1 2 3। ठीक बात है, 4 जो आपकी रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट वाला कॉलम है, जो फर्स्ट वाली रो है, उसे रिप्रेजेंट कर लें। देखिए ये ऑब्वियस चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में अगर डिवाइड एंड कॉन्कर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए आता है तो आपको ये सारी चीजें एग्जाम में लिखनी है बेटा। तो जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ ये आप अपनी नोटबुक में साथ साथ पढ़ते पढ़ते कॉपी करते रहें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, A11, इसको अगर हम डिनोट कर रहे हैं A11, दिस इज A12, A13 और A14। ऐसे ही दिस इज A21 2 2 2 3 2 4, ठीक है। फिर 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक बात है, ये हमने इस मैट्रिक्स के सारे वेरिएबल्स को लिख लिया, सारे नंबर्स आ गए। अब बी वाले के लिए लिख लेते हैं। B11 1 2 1 3 1 4, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 and 3 4 and 4 1 4 2 4 3 and 4 4। इस तरह से ये दोनों मैट्रिसेस मैंने लिख ली है ना। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि भाई अगर 4x4 की मैट्रिसेस हैं तो आप इन मैट्रिसेस को 4 मैट्रिसेस में डिवाइड कीजिए। n/2 साइज की, मान लीजिए n का साइज क्या है, अब ये क्या है, एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसमें जो n की वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो ये n क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, 4x4। तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि आप आधा आधा हमेशा हाफ प्रॉब्लम को डिवाइड कर दीजिए। हाफ मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करेगा, इसको 2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर देगा और दोनों का साइज कितना होगा, n/2 n/2, ठीक है। इसका मतलब 2x2 मैट्रिसेस में हम इन दोनों मैट्रिसेस को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसीलिए जो हमने मैट्रिक्स का साइज लिया था वो 2 की पावर में लिया था, है ना। तो देखिए इस तरह से क्या लॉजिक है डिवाइड एंड कॉन्कर का, कि हमेशा जो मैट्रिक्स का आप साइज लें वो 2 की पावर में लें। उससे क्या होगा कि जब आप मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे तो वो 2x2 के फॉर्म में आराम से आप उसे डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। 8x8 की है तो पहले 4x4 में डिवाइड होगी, उनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो फिर वो फिर से 2x2 आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो A मैट्रिसेस है, पहली मैट्रिक्स है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये 4x4 थी, अब आपको जो नजर आ रही है उसमें देखो ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ऐसे ये एक मैट्रिक्स है 2x2, ये भी और ये भी। अगर मैं इन मैट्रिसेस को कुछ नाम दूं, जैसे ये A है तो मैंने कहा ये है आपका A11, एक बात है, दिस मैट्रिक्स इज A11, इसका नाम दे दिया मैं। ऐसे ही दिस मैट्रिक्स इज A12, similarly this third one is A21 and this is A22। अगर मैं ये मानूं कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आएगी, है ना। तो मैंने इससे क्या किया, मैंने एक 4x4 मैट्रिक्स को हमने 4 2x2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर लिया। इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह इस वाली मैट्रिक्स को भी हम 4 2x2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ आपका B11, दिस इज B12, this is B21 and this one is B22, ठीक है। इसकी भी 4 मैट्रिक्स बन गई। तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस तरह से आएगी, चलिए देखिए, इसी को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं।
देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं देखूं तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो किस तरह से निकल के आएगा, देखो देखो। अब यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक बार लिख लेते हैं, इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, देखिए क्या निकली रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो हम ये कह रहे हैं कि ए पहली मैट्रिक्स है, ए दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका नाम है सी। तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, किस तरह से लिखेंगे उसे। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, दिस रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी, ठीक है, वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसी तरह निकलती है। कैसे निकालेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C इज इक्वल टू, कैसे होगा, C11 C12 C21 और C22, ठीक है। तो C को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही फॉर्मूलाज है हमारे पास, कौन से, देखिए C11 क्या है, अब उस केस में, इस केस में C11 क्या है, ये पूरा। अब जो C11 है वो C11 को कैलकुलेट करने के लिए ये जो पहला एलिमेंट है वो एक अपने आप में एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दिस इज A11 मल्टीप्लाइड बाय B11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय B21, ठीक बात है। ऐसे ही C12 इज इक्वल टू, C12 कैसे मिलेगा, दिस वन, दिस मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड कॉलम, A11 मल्टीप्लाइड बाय B12, A11 मल्टीप्लाइड बाय B12 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय B22, दिस इज योर C12, है ना। ऐसे ही C21 इज इक्वल टू, दिस इज A21 मल्टीप्लाइड बाय B11, A21 मल्टीप्लाइड बाय B11 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय B21, A22 मल्टीप्लाइड बाय B21। ऐसे ही C22 विल बी कैलकुलेटेड एज A21 मल्टीप्लाइड बाय B12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय B22, ठीक बात है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको नेक्स्ट वाली से, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ठीक बात है। तो इस तरह से ये जो आपकी आई, ये आपकी बेटा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, है ना। अब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर ये जो A11 B11 A12 B21 है, ये इंडिविजुअल मैट्रिसेस के वैल्यूज नहीं है, ये अपने आप में मैट्रिसेस हैं, है ना। ये क्या है, ये these are automatically, all these A11 and so on are 2 cross 2 matrices, ठीक बात है। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स ना होके मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला मल्टीप्लिकेशन है, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है ना। इसी तरह ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है 2 क्रॉस 2 की, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं फाइनली, है ना। तो इस तरह ये जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये हमें मिल जाती है। तो क्या आइडिया है डिवाइड एंड कॉन्कर का, कि आप डिवाइड एंड कॉन्कर कब लगाएंगे, जब जितनी भी मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑर्डर है वो 2 की पावर में होगा, है ना। रोज और कॉलम्स जो है वो 2 की पावर में होंगे, और उन्हें हम हमेशा स्मॉलर साइज की जो डिवाइडेड बाय 2 है, ये देखिए n क्रॉस n के मैट्रिक्स को n/2 ऑर्डर में कि मल्टीपल मैट्रिसेस में हम डिवाइड करेंगे, स्टेज बाय स्टेज। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स नहीं मिल जाती। बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन में आप 1 क्रॉस 1 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 क्रॉस 2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 क्रॉस 2 को दिखाने के लिए सफिशिएंट फॉर्मूलाज हैं
जिनसे हम फर्दर अपनी जो एनालिसिस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक बात है। तो अब देखो, तो ये जो मेथोडोलॉजी है इसने क्या कहा, इसके लिए अगर हम सूडो कोड की बात करें तो दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, है ना। क्या है, देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और जो ऑर्डर है वो है एन, है ना। हम स्क्वायर मैट्रिसेस मान के चल रहे हैं और ए क्रॉस बी दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का जो ऑर्डर है वो है एन। तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को लगाने के लिए इस ऑर्डर को हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कहते हैं कि अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, ये हुई इसकी बेस कंडीशन, दिस इज द बेस कंडीशन। और ये हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए कोड लिख रहे हैं तो हम नेचुरली बहुत ज्यादा बार हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर यूजिंग, या इधर लिख लेते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को रिकर्सिवली सॉल्व कर रहा है। अब देखिए बेस कंडीशन है क्या, कि n की वैल्यू जो भी होगी डिवाइड होते होते अगर वो 2 या 2 से कम हो जाती है तो हम फिर इन फॉर्मूले पर डायरेक्टली आ जाते हैं। 2 से कम हो जाती है तो फिर इस केस में आधी चीजें तो जीरो ही हो जाएंगी, तो बस दो एलिमेंट को सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाली बात होगी। और अगर 2 है तो ये फॉर्मूले हमने दिखा दिए कि इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो अब देखो बेटा, अब देखो सीधा सीधा किस तरह से काम करते हैं। सपोज n क्रॉस n मैट्रिक्स मेरे पास है जो मुझे दी गई है ना। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के लिए इसको चलाते हैं, ये किस तरह चला, n की वैल्यू क्या है 4, a और b दो मैट्रिक्स है, दोनों 4 क्रॉस 4 है, ठीक है। n की वैल्यू 4 थी, कंडीशन चेक हुई, ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हुई तो हम कहाँ आए, एल्स में आए। क्या है, डिवाइड a एंड b, दोनों मैट्रिसेस को डिवाइड करो विद ऑर्डर n क्रॉस n, दोनों का 4 क्रॉस 4 ऑर्डर है ना हमारे केस में, इंटू 4 सब मैट्रिक्स, 4 सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर दो और हर सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, n/2 n/2। तो अगर मैं 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस की बात कर रही हूं तो मेरे पास क्या हुआ, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो कितनी आई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस मेरे पास आ गई, है ना। जो इनका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 में बन गया। तो एक मैट्रिक्स को मैंने 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिक्स को इंडिविजुअली मैंने 4 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या हुआ, इसी प्रॉब्लम को, ये जो हम प्रॉब्लम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को कॉल किया सबसे पहले किसके लिए, a11 b11, है ना। देखो a11 b11 दोनों मैट्रिसेस हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कॉल है, जो फंक्शन है जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस स्टेप में वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, है ना। और इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो अब है 2 क्रॉस 2, जबकि इससे पहले जिस इनिशियली जिस ऑर्डर पर हम काम कर रहे थे वो क्या था, 4 क्रॉस 4। तो देखो अब ये क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यही एक जो फंक्शन है वो यहाँ कॉल हुआ a11 b11, और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है n/2, है ना। पहले 4 के लिए था, अब ये 2 के लिए काम हो रहा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो 4 फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं, इन्हीं 4 फॉर्मूलाज को यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन कॉल की तरह लिखा हुआ है ना। a11 b11 a12 b21, देखिए a11 b11 a12 b21, ठीक बात है, ये दो फंक्शन कॉल। अगली लाइन में a12 b12 a12 b12 n/2 के लिए फिर से कॉल, ऐसे ही इधर a12 और b22 a12 और b22 n/2 के लिए फिर से कॉल, ऐसे इधर देखिए 21 11 22 21 21 11 22 21। तो एग्जैक्टली जो ये फॉर्मूलाज हमने यहाँ लिखे हैं, क्योंकि ये जो एक मल्टीप्लिकेशन है ये दो 2x2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले कोड को रिकर्सिवली हर बार कॉल करते हैं। तो अगेन दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कॉल, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये एक रिकर्सिव सॉल्यूशन हुआ जो यहाँ पर जाके आपका क्लोज हो रहा है ना। और ये है इसकी बेस मैट्रिक्स, मतलब अगर वो होते होते, अब ये क्या हुआ, ये कॉल हुआ 2 के लिए, जैसे ही 2 पे आया फिर से दोबारा कॉल हुआ, यहाँ आया लेस देन इक्वल टू 2 है इनकी वैल्यू है, तो यहाँ से ये जो वैल्यूज होंगी वो कैलकुलेट
हो जाएंगी और जो रिजल्टेंट वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी फर्दर जहां फंक्शन खोलू ये वहां पे रिटर्न हो जाएंगी। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड काम करता है कि 2 की पावर में आपको सारी मैट्रिसेस ऑर्डर में गिवन होंगी, आप उन्हें डिवाइड करते करते 2 तक ले आएंगे। ठीक बात है। अब हम सबसे पहले ये देखना है कि ये जो मेथड है, क्या डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड ने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें कुछ फायदा दिया। देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, बेसिकली जब हम सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, जब हमने डिवाइड एंड कॉन्कर यूज नहीं किया था, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, बिग O ऑफ n क्यूब आ रही थी, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू ये काम करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क पड़ा, देख लेते हैं। यहां देखिए बेटा, हो क्या रहा है, यहां मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लीकेशन, ये भी मल्टीप्लीकेशन। तो अल्टीमेटली कितने मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं और कितने एडिशन हो रहे हैं ये हमें कलेक्ट करना है। ठीक बात है। हर बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को ही हम कॉल कर रहे हैं। तो टोटल देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना, यही कोड है ना। इसी में देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। अब ये देखो कि ये जो 4 वैल्यूज हैं, जो फाइनल रिजल्ट है मल्टीप्लीकेशन का, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस आपने यूज किए, क्योंकि जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ये देखोगे कि मेजर ऑपरेशन कौन से हैं जो यूज हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वही ऑपरेशन है जो कंप्यूट होने में टाइम लेते हैं। अब यहाँ देखो 2 तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं यूज, एक तो मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन। ठीक बात है। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपके हैं 8, है ना। लिखिए चलिए, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलो ये आगे लिख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज सी टी एन इज इक्वल टू, हर बार क्या हो रहा है, हर बार एक बड़ी प्रॉब्लम अपने से छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड होती है और उस प्रॉब्लम का साइज कितना रह जाता है, n/2। टोटल कितनी सब प्रॉब्लम्स हैं, 8 सब प्रॉब्लम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रॉब्लम को पूरी को अगर मैं मानूं, इस पूरी का जो साइज है, पूरी की पूरी का जो साइज है, उस पूरे में ये जो है ये 8 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रहा है और ये इसकी बेस वैल्यू है और ये तो सारे कांस्टेंट टाइम लेंगे। यहां जो मल्टीप्लीकेशन का टाइम लगता है वो टाइम हमें हर बार लगेगा, है ना। तो क्या करें, सब प्रॉब्लम जो है उसमें Tn/2 टाइम लेगा, एक सब प्रॉब्लम Tn/2 टाइम लेगी। तो टोटल सब प्रॉब्लम्स कितनी है, 8Tn/2। टोटल सब प्रॉब्लम कितनी हुई, 8 सब प्रॉब्लम्स। तो 8Tn/2 इतनी सब प्रॉब्लम्स है हमारी, प्लस इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है, नंबर ऑफ एडिशंस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं, 4। तो क्या लिखे, 8 तो है मल्टीप्लीकेशन जो हमें नजर आ रहे हैं, n/2 सब प्रॉब्लम का साइज है और साथ में जो नंबर ऑफ एडिशन है वो है 4, तो दैट इज 4। और एडिशन में कितना टाइम लगता है, n²। हमें पता है जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो डबल फॉर लूप लगाते हैं, है ना। और डबल फॉर लूप लगाने पर जब मैट्रिसेस का एडिशन होता है तो उसकी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एट द लेवल ऑफ n², अगर हम n×n मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर में आप 8 मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और हर बार जो प्रॉब्लम का साइज है वो रह जाता है आपका Tn/2। तो यहां पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स, है ना, साइज ऑफ सब प्रॉब्लम। ये क्या है, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस या नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये जो है ये आपका, ये आप ये भी कह सकते हैं कि आप भाई इस काम को करने के लिए 8 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपने मल्टीप्लीकेशन किए, यही मेजर ऑपरेशन था। और मल्टीप्लीकेशन को करने के लिए आपने सब प्रॉब्लम का साइज कर दिया हाफ, है ना। तो देखिए 8 मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हाफ सब प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, प्लस आप टोटल कितने एडिशन कर रहे हैं, कॉस्ट में ऐड होगा वो भी 1 2 3 4। यहां पर मेंशन कर सकते हैं हम इस चीज को, देखिए टोटल क्या लिख सकते हैं, टोटल 4 एडिशंस एंड 8 मल्टीप्लीकेशन।
ठीक बात है। क्या है, हर बार हम 4 एडिशन करते हैं और 8 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये जो है ये मेजर ऑपरेशन है, दिस इज द मेजर ऑपरेशन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू एडिशन, है ना। तो हमने इसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की उसके लिए जो रिकरेंस रिलेशन हमारे पास आया वो क्या आया, 80n/2 प्लस 4n²। अब आप अगर इसके ऊपर मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि मास्टर्स मेथड अप्लाई करना मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है, ठीक है बेटा। तो हम इस पे डायरेक्टली अगर देखें तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना वो क्या आएगी, देखिए क्या निकाला हमने, फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड हम बात कर रहे हैं और इसकी जो रिकरेंस रिलेशन निकल के आई वो आई कि 8t(n/2) प्लस 4n², है ना। 8 मल्टीप्लीकेशन और 4 एडिशन, एक एडिशन में n² टाइम लग रहा है, ये इसका टोटल रिकरेंस रिलेशन निकल के आया। अब अगर आप इस पे मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मास्टर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बेटा वो आएगी n⁻⁸ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आती है ना। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, tn कितना आ जाएगा, बिगो ऑफ n³। अरे ये तो उतनी ही आ गई जितनी एक नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिखी थी जिसमें हमने आइटरेटिव फॉर्मूला लगाया था। इसका मतलब जब हम रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर से तो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान अलग हो गया, है ना। ये क्या है अभी देखते हैं कौन सा नुकसान हो गया। दिस इज सेम एज at the time taken by iterative method। iterative method कौन सा, जो नॉर्मल हमने लूप लगा के लगाया था, है ना। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आई, तो इसका मतलब नो कंपैरिजन, क्या मतलब, नो एडिशनल एडवांटेज इज अचीव्ड। कोई भी एडिशनल चीज हमें नहीं मिली, कोई फायदा हमें नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ, है ना, क्या नुकसान हुआ, देखो अब सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। भाई डिवाइड एंड कॉन्कर देखने में तो अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें पता चल गया कि इसने बहुत अच्छी नहीं दी, लेकिन साथ में जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, इट इज मोर देन आइटरेटिव मेथड। क्यों भाई मोर देन आइटरेटिव मेथड क्यों है, देखो यहां पर जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं तो देखो यहां पर हमने रिकर्शन यूज किया है ना। और रिकर्शन में डिफरेंट फंक्शन कॉल्स को जब आप कॉल करेंगे, फंक्शंस को रिटर्न करेंगे वैल्यूज, तो उसके लिए आप स्टैक यूज करते हैं, है ना। तो जब आप डिफरेंट फंक्शन कॉल्स की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे बिकॉज इट यूजेस additional space in the form of stack to store function calls, है ना। फंक्शन कॉल्स जो होंगी उसके बीच में जो वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी उन फंक्शन कॉल्स को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल फंक्शन कॉल्स पे काम करने के लिए हमें स्टैक अलग से यूज करना पड़ेगा। जो मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस को तो स्पेस लेना ही लेना है, लेकिन साथ साथ हमें स्टैक के लिए भी एडिशनल स्पेस जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो डिवाइड एंड कॉन्कर की उतनी ही होती है जितनी की नॉर्मल आइटरेटिव सोल्यूशन की होती। कोई बेनिफिट नहीं मिला हमें, है ना, वहां भी बिग O ऑफ n क्यूब थी, यहाँ भी उतनी है, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड ने और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी, है ना, तो इसलिए हमें कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं हुआ। तो अब इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन एक साइंटिस्ट थे स्ट्रॉसन्स, उन्होंने क्या कहा कि भाई आप अगर, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि आप अगर डिवाइड कर भी रहे हैं तो अल्टीमेटली उतने ही आपका जो नंबर ऑफ, आपको ऑपरेशन क्या है, मेजर ऑपरेशन जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का होता है। किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, और मल्टीप्लीकेशन को ही अचीव करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कम कर दें, भले ही नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशंस, उनको रिड्यूस कर दूं, तो इसका मतलब हो सकता है कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एज कंपेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा टाइम लेता है। ठीक बात है। तो इसी आइडिया के साथ एक नए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रॉसन्स। स्ट्रॉसन्स ने क्या कहा कि भाई आपके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज में 8 मल्टीप्लीकेशन करते हैं आप, है ना, और 4 एडिशन कर रहे हैं। देखिए ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के, उसमें आप 8 मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 बार आप ऐड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के नंबर जब तक कम नहीं होंगे तब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस नहीं हो पाई। तो स्ट्रॉसन्स ने क्या कहा कि वो जो 4 फॉर्मूले थे C11 C12 C21 C22 उन्हें कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन उन्हें कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके लिए कुछ उन्होंने एडिशनल फॉर्मूलाज दिए, है ना। यहाँ देखिए फाइनल वैल्यूज जो है C11 C12 की, देखिए जरा, तो स्ट्रॉसन्स ने ये सारे फॉर्मूले आपको दिए। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको चाहे आप इंट्यूटिवली याद करें, चाहे आप कोई टेक्निक डेवलप करके याद करें, लेकिन ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं। आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ये है आपकी ए मैट्रिक्स, ये है आपकी बी मैट्रिक्स, ये A11 A12 B11 B12, ठीक है, और ये है आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स मिलेगी। इन चारों वैल्यूज को फाइंड आउट करने पर के लिए आपको P1 से लेके P7 तक के 7 वेरिएबल्स हैं जिनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये सारे के सारे वेरिएबल्स इन्हीं दोनों में से, इन 8 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर को यूज करेंगे। इन्हीं 8 नंबर से मिलके ये सारे फॉर्मूले बने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, P1 से लेके P7 तक सबको कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये 4 वैल्यूज जो होंगी आपकी, ये चारों वैल्यूज P के टर्म में आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रॉसन्स का जो आइडिया था वो क्या था, आइडिया बिहाइंड स्ट्रॉसन्स एल्गोरिथम, क्या था, रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ multiplication operations without caring about the increase in number of addition और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की चिंता किए बिना आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को कम करने की कोशिश करिए। तो अब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये जो फॉर्मूले हैं इसमें देखो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, जहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखी मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितने हैं,
नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हैं? 7। पहले में नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने थे? 8 थे। तो ये तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए, एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हमने रिड्यूस कर दिया। और नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, इन पर क्या फर्क पड़ा? ये कितने हैं देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन टोटल मिला के काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल है 18। तो आप ये देखिए कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो एक कम हुआ, लेकिन स्ट्रॉसन्स के जो फॉर्मूले थे उनमें नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कितने ज्यादा बढ़ गए। लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या इतने एडिशन सब्ट्रैक्शन बढ़ने के बाद भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उस पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये इसका मेन आइडिया है ना। तो अब देख लेते हैं स्ट्रॉसन्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा इस चीज का। तो देखिए बेटा, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि भाई अगर आप डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करते हैं और वहां पर उन 4 फॉर्मूलाज की जगह आप ये स्ट्रॉसन्स के फॉर्मूले यूज करते हैं, तो जो रिकरेंस रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? देखिए, ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन होगा वो कैसे बनेगा? चलिए देखिए, तो टी एन इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हैं? 7, टी एन बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन कितने हैं, चाहे आप मैट्रिसेस को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, बात तो एक ही है, एन स्क्वायर टाइम लेगा वो, है ना। टोटल कितने हैं? 18 एन स्क्वायर। तो ये जो अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिकरेंस रिलेशन का फॉर्मूला आया वो ये आया। अब आप इस पे अगर मास्टर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन बनाने सिखा रखे हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर ये आता भी है तो आप चाहे तो निकाल के दिखाएं या फिर इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो कितनी आई बेटा? दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिगो ऑफ n raised to the power log 2 log 7 base 2, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और अगर मैं log 7 की वैल्यू देखूं तो log 7 की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली n raised to the power, दैट वैल्यू इज 2.8, ठीक है। वो जो वैल्यू है वो 3 से कम होती है, 2.80 समथिंग वैल्यू जो होती है वो जनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रॉसन्स की वो n रेज़ टू द पावर 2.8 है ना। तो इसने क्या किया, इसने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो रिड्यूस्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूस्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर स्ट्रॉसन्स एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है ना। क्या एडवांटेज है कि जो बिगो ऑफ एन क्यूब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको इसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके एन रेज़ टू द पावर 2.8 तक ले आया। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्यूशन क्या था, स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्ट्रॉसन्स के जो फॉर्मूला होते हैं उन्होंने क्या इंप्रूव किया, क्या कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, डिवाइड एंड कॉन्कर में कोई बेनिफिट हुआ था या नहीं हुआ था। तो पूरी केस स्टडी की तरह आपको इस प्रॉब्लम को समझना है ना, कि डिवाइड एंड कॉन्कर ने क्या बेनिफिट दिया या नहीं दिया, ऊपर से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी। तो स्ट्रॉसन्स ने कुछ फॉर्मूले दिए, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को रिड्यूस कर दिया, उससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। ये तो हुआ आपका बेसिक स्ट्रॉसन्स का इंट्रोडक्शन। अब अगर कोई आपसे कहे कि आप एग्जाम्पल देके इनको हमें समझाइए, है ना, टेक एन एग्जाम्पल एंड
एक्सप्लेन द स्ट्रॉसन्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। तो हम एक छोटा सा 2x2 मैट्रिसेस का एग्जांपल लेते हैं, इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके चेक करेंगे कि जो मैट्रिसेस हमने बनाई, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो फॉर्मूला है उन्हें यूज करके जो रिजल्ट आ रहा था, क्या वही रिजल्ट हमारा स्ट्रॉसन्स को यूज करके भी आता है? वी जस्ट नीड टू वेरीफाई। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप एग्जाम्पल में आपको ये बता के आना पड़ेगा, ठीक बात है। चलिए देख लेते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इन फॉर्मूलाज को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाइबल है। देखिए, ए एक मैट्रिक्स है, सपोज मैंने वो ली 1 2 3 4, सिंपल वैल्यूज मैंने ले ली है ना। और बी एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरी जो मैंने ली, जैसे सपोज 2 1 3 4, यही 4 नंबर्स हैं, इनको मैंने आगे पीछे घुमा दिया, ठीक बात है। अब जो सी है, सी मैट्रिक्स है, वो ए क्रॉस बी, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेगी तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सी नॉर्मल जो हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो वैल्यू निकालेंगे, ताकि जब हम इस मैट्रिक्स को स्ट्रॉसन से सॉल्व करें तो हम अपने आंसर्स को मैच करेंगे, ठीक है। तो C11 सबसे पहले क्या होगा, दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये तो पहला वैल्यू आई। फिर आ गई आपकी 1 इंटू इसको इससे, फिर इसको इससे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ठीक बात है, ये दूसरी वैल्यू आ गई बेटा। आप देखिए सेकंड वाली वैल्यू के लिए 3 इंटू 3, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, है ना। और इसके लिए आपने क्या किया, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू, ठीक बात है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपने डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट लगा लो जरा, क्या आएगा, दिस इज 2 प्लस 2 4, है ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 4 8, दिस इज 11, व्हाट इज दिस 6 प्लस 4, दिस इज 10, एंड व्हाट इज दिस इज 14 16 प्लस 9, दिस इज 25, ठीक है। सी की ये वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। चलिए स्ट्रॉसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक बात है। चलिए आ जाइए। अब सबसे पहले स्ट्रॉसन्स से किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स थी हमारी, मैट्रिक्स निकाल लो। हमने जो भी हमने मैट्रिसेस ली हैं, देखते हैं, देखिए बेटा, जो हमने मैट्रिक्स ली है उसमें क्या क्या वैल्यू ली थी हमने, a इज इक्वल टू, दिस वाज 1 2 3 4, और जो b थी वो थी 1 2 3 4 और 2 1 3 4, b वाज 2 1 3, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस थी। सबसे पहले a11 a12 की वैल्यूज लिख लो। चलो a11 और a12 क्या है, दिस इज a11 इज इक्वल टू 1, है ना, a12 इज इक्वल टू 2, a21 इज इक्वल टू 3 एंड a22 इज इक्वल टू 4। ये चारों वैल्यूज मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स में लिख ली। चलिए अब अगली वैल्यूज क्या है आपकी, b11 इज इक्वल टू 2, b12 इज इक्वल टू 3, b21 is equal to 1 and b22 is equal to, b11 is 2, 12 is 3, 21 is 1 and 22 is 4, ठीक बात है। अब इसी वाली एक जो स्लाइड है हमारी, इसी स्लाइड को हम कॉपी कर लेते हैं, ताकि जब हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो हम सेम स्लाइड पे हमारा सारा काम हो जाए, ठीक बात है, क्योंकि हर बार हमें इन्हीं वैल्यूज को हर बार चेकआउट करना है। चलिए तो यहाँ पर हम हैं, इसके ऊपर अब हम देखते हैं। लेट अस चेक इट। अब देखो बेटा, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि करके P1 P2 P3 P4 P5 P6, एक एक करके इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला, P1। P1 की वैल्यू क्या है हमारी, A11 प्लस A22, है ना। A11 1 प्लस A22 की वैल्यू क्या है 4, एक बात है, डायरेक्टली वैल्यूज हम लिख रहे हैं, A11 प्लस A22, A11 इज 1, A22 इज 4। आप अपने साथ साथ अपनी कॉपी में करके देखिए इसको, मल्टीप्लाई
क्या है, B11 प्लस B22, B11 इज 2 प्लस B22 इज 4। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 6 5 30। एक बात है, चलिए अब P2 निकाल लेते हैं। P2 की वैल्यू देखो क्या है, A21 इज 3 प्लस A22 इज 4 मल्टीप्लाई B11 की वैल्यू है 2। क्या वैल्यू आई जनरेट होके, देखो 7 2 14। चलिए P3 निकालिए। P3 की वैल्यू क्या है, A11 इज 1 इंटू B12 माइनस B22, B12 इज 3 माइनस B22 इज 4। ठीक बात है, तो क्या आया ये, दिस इज -1। ये जो वैल्यूज हैं हम इनको सर्कल करते जा रहे हैं क्योंकि इन वैल्यूज को हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, फिर निकालिए P4 को फाइंड आउट करते हैं। A22 दिस इज 4 इंटू B21 माइनस B11, B21 इज 1 माइनस B11 इज 2, है ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -4। ठीक है, P4 तक वैल्यूज हमने निकाल ली। चलो अब इसके आगे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, P5 निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आया P5 की वैल्यू, देखिए A11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B22 की वैल्यू क्या है 4, क्या आया 3 4 12 आ गई वैल्यू। ऐसे ही P6 कैलकुलेट करते हैं। P6 की वैल्यू देखो A21 माइनस A11 इंटू B11 प्लस B12। ठीक है, क्या आया, ये आया 2 और ये आया 5, तो दिस इज 10। P7 दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ P's, है ना, 12 माइनस 22, A12 इज 2 माइनस 22 इज 4 मल्टीप्लाई 21 प्लस 22, B21 इज 1 प्लस B22 इज 4, क्या आया -2 एंड दिस इज 5, दिस इज -10, -2 प्लस 5, है ना, 5 2 10 -10। तो ये देखिए बेटा, यहां पर हमने कैलकुलेट किया P1 P2 P3 P4, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहां तक हमने P7 कैलकुलेट कर लिया। अब देखो आगे चेक कर लेते हैं। अगली जो वैल्यूज हैं वो है आपकी P1। अब यहाँ पर P की वैल्यूज हम सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर सबसे पहले हम P की वैल्यूज लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले P की वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं, उन वैल्यूज को हम डायरेक्टली उठा के यूज करते हैं। ठीक है, देखो P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7, ये वैल्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए 5 6 7 है, 12 10 -10, 12 10 और -10। ठीक है, और 1 2 3 4 की वैल्यूज आपको मिलेंगी 30 14 -1 -4, 13 14 -1 -4। तो हमने क्या किया, P की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली। अब हम C11 C12 C21 और C22 को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि सेम वैल्यूज आई हैं या हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं कर दी। चलिए देख लेते हैं। C11 पहली वैल्यू P1 प्लस P4, P1 इज 13 प्लस P4 की वैल्यू क्या है -4, प्लस है बीच में तो मैं माइनस एज इट इज लिख रही हूँ, -P5 प्लस P7 माइनस, ठीक है, ये -10 थी तो ये एज इट इज यहाँ पर आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या जनरेट हुई भाई, देखो तो ये क्या हुआ आपका 13, क्या वैल्यू आई, दिस इज 13 -26, 13 माइनस 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 इज 16, 16 प्लस 10 26 और 13 माइनस 26 इज -13।
-13 और ये हमारी जो C की वैल्यू थी वो क्या आई थी, इट वॉज 4, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। तो C11 को चेक करते हैं, P1 इज 13 प्लस P4 -4 माइनस P5 -12 प्लस P7 -10। बेटा मैं एक बार चेक करती हूँ, हो सकता है कहीं पर मैंने कैलकुलेशन में, हाँ जी बेटा देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने जब ये वैल्यूज कॉपी की थी तो ये वैल्यूज कॉपी करने में मैंने गलती से इसको 13 कॉपी कर दिया, इट वॉज 30, इट वॉज 3030। ओके, तो अब देखिए, चलिए देख लेते हैं, अब C11 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए हमने 30 कैलकुलेट किया था ना, और वो वहां गलती से मैंने 13 लिख दिया था। चलिए अब देख लेते हैं C11 क्या है, P1 इज 30 प्लस P4 -4 माइनस P5 -12 एंड प्लस P7 -10। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी, करेक्ट आ गई है ना। देखो जो C की वैल्यूज हैं उसमें पहली वैल्यू जो थी वो थी 4, दिस इज 4 11 10 25 है ना। C इज इक्वल टू 4 11, देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे साथ साथ, 4 11 10 25 11 10 और 25, ये वैल्यूज हमारी जनरेट हो रही थी। ठीक है, चलो देखो अब C12 को कैलकुलेट करते हैं। C12 क्या है, P3 प्लस P5, P3 क्या है -1 प्लस, तो क्या आया आपका 11, ये भी सही आ गया, ये देखिए यहां से वेरीफाई करते जाइए। अब C21 की वैल्यू क्या आ गई, P2 प्लस P4, P2 है 14 प्लस -4, दिस इज 10, अगेन दिस इज करेक्ट, दिस इज 10 है ना। और अब C22 की वैल्यू जनरेट करी, P1 इज 30 प्लस P3 -1 माइनस P2 -14 प्लस P6 प्लस 10, तो ये क्या आया आपका 14, दिस इज 45 माइनस, सॉरी दिस इज 40 माइनस 15 इक्वल टू 40 माइनस 15, तो क्या आया आपका 25 माइनस 14 की क्या आया था, तो दिस इज इक्वल टू 25। तो देख लेते हैं 25 ही है, 25 इज द करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज हाउ एग्जाम में अगर स्टॉक्सन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को विद एग्जांपल आपसे कहते हैं पढ़ाइए, तो आप छोटी छोटी दो मैट्रिक्सेस ले लो, उसको नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के उसके आंसर दिखा दो, और उसके बाद स्टॉक्सन्स वाले फॉर्मूला लगा के उन अप्लाई करके उसके बाद फाइनली जो आप फाइंड आउट करेंगे तो फिर आप वेरीफाई करेंगे दैट दिस इज हाउ स्टॉक्सन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वर्क्स। तो इट गिव्स द करेक्ट आंसर, इट इज ऑलवेज करेक्ट, और साथ साथ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम भी है। ठीक बात है, तो अब ये आपका हुआ स्टॉक्सन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद अब ये देखते हैं, देखिए बेटा डिवाइड एंड कॉन्कर में हमेशा क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। तो सर्चिंग में आपने दो सर्च पढ़ी है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, है ना। तो बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करती है, बेसिकली वो डिक्रीज एंड कॉन्कर होता है, लेकिन इन जनरल जब हम बोलते हैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर ही उसको बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्चिंग, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सर्चिंग। तो सर्चिंग ऑपरेशन हमने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ रखा है ना। सर्च करना किसे कहते हैं कि एक गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, और उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट में आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी पोजीशन आपको बतानी है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब सर्चिंग करने के लिए दो टाइप की सर्चिंग हमने पहले भी पढ़ी है, जैसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इसमें लीनियर सर्च का क्या काम था, एक बहुत जल्दी से ब्रीफ लेते हैं इसका। सपोज ये आपकी लीनियर सर्च है, इसमें 3 एरे है, 3 6 1 5 2 8, ये एक एरे है, इसके अंदर आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है। तो लीनियर सर्च ये कहता है कि जब आप एरे में एलिमेंट को सर्च करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट से, सपोज एक्स वो एलिमेंट है जिसको आपको सर्च करना है ना, और उसकी वैल्यू है 2, एक्स
सेट 2 और x इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च। तो लीनियर सर्च क्या करेगा कि भाई एलिमेंट बाई एलिमेंट आप एक एक करके इनको कंपेयर कीजिए। आपने क्या किया, पहले 2 को 3 से कंपेयर किया, है ना, नहीं मिला। फिर आपने 6 से कंपेयर किया, नहीं मिला। 1 से कंपेयर किया, नहीं मिला। 5 से कंपेयर किया, नहीं मिला। अब 2 से कंपेयर किया तो मिल गया। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन में आपको ये 2 मिला। आप array की बिगिनिंग से लेके जब तक वो आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता, फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट जब तक नहीं मिल जाती, हो सकता है 2 एक से ज्यादा बार होता, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहां पहली बार हमें मिला हम उसका इंडेक्स उसे रिटर्न कर देते थे, है ना। लीनियर सर्च इस बात की भी जिम्मेदारी लेती है। तो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कंपैरिजन के बाद कितने मिले, टोटल 5 कंपैरिजन के बाद हमें 2 जो हुआ वो मिला। हमें 5 कंपैरिजन करने पड़े, ठीक बात है। अब इस चीज को रिलीव करने के लिए अगर मैं कहूं इसको जनरलाइज कर दो, जनरल आइडिया बताओ उसका, तो अगर मैं n एलिमेंट्स का एरे मानूं तो क्या हुआ, फॉर n एलिमेंट्स इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, बिग ऑफ n होगी, है ना। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमें कंपेयर करना पड़ जाएगा। मान लो मैं अब x की वैल्यू लूं 10, तो 10 तो इस एरे के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कंपैरिजन में मुझे 10 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं किसी ऐसे एलिमेंट को सर्च करूं जो कि एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो उस एलिमेंट को सर्च करने में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में हैं उन सबसे मुझे कंपेयर करना पड़ जाएगा। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी पहुंच जाएगी, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब हमारा जो आइडिया है वो क्या है कि भाई हम एरे की बिगिनिंग से शुरू ना करें, एरे को हर बार हम 2 हाफ में डिवाइड कर लें। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमारा बाइनरी सर्च देती है। बाइनरी सर्च क्या कहती है कि भाई आप इंप्लीमेंट करिए कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यूज कीजिए और आप सबसे पहले जो आपका एरे है उसे सॉर्ट कर लीजिए, है ना। एरे को सॉर्ट करिए। सपोज ये हमने ये कहा कि ये एक एरे है, ठीक बात है। दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, ठीक बात है। 1 से लेके 7 तक के मान लो मैंने एलिमेंट्स लिखे, तो ये इनकी इंडेक्सेस लिख लेते हैं जरा, किस तरह से बाइनरी सर्च काम करती है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक और एलिमेंट लेते हैं ताकि वो हमें दिखता चले। एक और कंसेप्ट है जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, चलिए इतना ही ले लेते हैं, ठीक बात है। तो हमने क्या किया, 7 एलिमेंट्स का हमने एक एरे बना लिया, A1 से लेके A7 तक हमने इसके अंदर स्टोर करा लिए। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो A1 से लेके A7 तक के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सॉर्टेड होने चाहिए, है ना। और सॉर्टेड भी कैसे, हम ये मान के चलते हैं कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए। क्या, गिवन दैट ये जो A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक बात है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। चलिए ये मैं बेसिकली बाइनरी सर्च का इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ, एग्जाम में अगर आ जाता है तो इस तरह आप इसको फॉर्मली बता सकते हैं। तो बाइनरी सर्च का आइडिया क्या है, वो क्या कहता है कि आप इस पूरे के पूरे एरे पर काम मत कीजिए, आप इसका बिड एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है कि ये सारे के सारे सॉर्टेड हैं। अगर ये सारे सॉर्टेड हैं तो जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हो आपको मिड वाले एलिमेंट से आप उसे कंपेयर कीजिए। कैसे, अब अगर मैं A1 A2 A3 A4 की, चलिए सपोज मैंने कोई वैल्यूज ले ली, है ना। सपोज मैंने क्या कहा कि ये जो मेरा A1 A2 A7 है इसको मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ जनरलाइज करने के लिए कि ये है 2 8 9 11 13 18, ये वैल्यूज हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 और 18 एंड 20, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स मैंने इस एरे में ले लिए। अब देखो बेटा क्या कह रहा है ये कि आप सबसे पहले जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना है, मुझे मान लीजिए मैं सर्च करना चाहती हूँ इसमें 13 को, x की वैल्यू है 13, x इस 13 को मुझे सर्च करना है ना।
तो क्या करें, सबसे पहले आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करिए। मिड वैल्यू क्या होती है, जो आप इंडेक्सेस की बात करते हैं उन फर्स्ट और लास्ट इंडेक्सेस को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें मिड वैल्यू मिल जाती है। ठीक बात है। तो हमने सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया पहले स्टेप में। क्या हुआ कैलकुलेट, लो वैल्यू प्लस हाई वैल्यू। फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है मान लो मैं उसे लो कह रही हूं और लास्ट वाले इंडेक्स को अगर मैं हाई कह रही हूं तो दिस इज लो, है ना, दिस इज, इस तरह से दिखा देते हैं, सपोज दिस इज लो एंड दिस इज हाई। ये दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए। लो जो है उसकी वैल्यू है 1 और हाई की वैल्यू जो है वो है 7। ठीक है, अब इंडेक्स कैलकुलेट करो। मिड जो होगा वो कैसे निकलेगा, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी हम फ्लोर वैल्यू लेंगे। हर बार हम इस वाले फॉर्मूले से मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड की वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ पर जब हम मिड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, लो की वैल्यू कितनी है हमारी 1, हाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस हाई की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइडेड बाय 2 की फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू क्या है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये मिड की पोजीशन है ना। फोर्थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है अब हमें उससे कंपेयर करना है। तो दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज मिड, मिड ऑफ द एरे। ठीक बात है, इससे कंपेयर करो। क्या, अब देखो हमें क्या सर्च करना है 13। क्या जो 13 है वो 11 से बड़ा है या छोटा। अगर 13 11 से बड़ा है तो नेचुरल सी बात है कि जो एरे का लेफ्ट वाला साइड वाला पार्ट था उसमें, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में मुझे कभी भी 13 नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, मिड के राइट साइड का जो सब एरे होगा उसमें मुझे 13 मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से डिवाइड किया। ये देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर कहाँ आ गया, यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर आया। हमने क्या किया, हमने अब इधर की साइड के एरे को अपनी नई प्रॉब्लम बना लिया। ये मेरी नई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। और इस नई प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है, कहां से खत्म हो रही है, बताओ। ये जो नई प्रॉब्लम है ये कहां से स्टार्ट हुई मेरी, 11 से मैं कंपेयर कर चुकी हूं। तो जहां मिड था, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक मैंने नई सब प्रॉब्लम बना ली और उस नई सब प्रॉब्लम के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक बात है। तो देखो ये जो नई सब प्रॉब्लम मेरी बनी इसकी वैल्यूज क्या क्या है, नया सब एरे 13 18 और 20। अब मुझे जो वैल्यू सर्च करनी है वो मैं इसके अंदर करूंगी, मुझे लेफ्ट साइड में उस वैल्यू को सर्च नहीं करना है ना। क्यों, क्योंकि वो जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और 13 को सर्च करेंगे तो वो राइट साइड में ही मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या करता है, एक प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है ना, और वो रिकर्सिवली दोनों सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए बाइनरी सर्च को कंप्लीटली डिवाइड एंड कॉन्कर हम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं कर रहा, एक्चुअली ये प्रॉब्लम के साइज को डिक्रीज कर रहा है। और अप्रोक्सीमेटली हर बार जो डिक्रीज्ड प्रॉब्लम का साइज होता है वो हाफ होता है। इस तरह से आप मान सकते हैं इस बात को। क्यों, क्योंकि जो मिड है वो सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से वो दो प्रॉब्लम्स, दो डिवीजन हो जाते हैं, लेकिन काम हम सिर्फ एक ही डिवीजन पर करते हैं। इस वाले डिवीजन पर हमने कोई काम नहीं करना है ना। तो ये फर्क है, मर्ज सॉर्ट में जब या क्विक सॉर्ट में जब भी हम काम करते थे हम दोनों सब प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते थे, है ना। साइज तो हाफ होता था लेकिन सब प्रॉब्लम भी दो होती थी। लेकिन यहां पर जो सब प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक होती है। क्या है, ओनली वन सब प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कॉन्कर में जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो देर इज ओनली वन सब प्रॉब्लम दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। अब यहां पर हम अपना अगला काम करेंगे। तो अब देखिए, अब जो आपकी मिड की वैल्यू, इसकी जो लो वैल्यू है वो क्या है 5, है ना, ये है 6 और ये है 7। तो ये जो लो वाली वैल्यू है बेटा ये क्या है, मिड प्लस 1। ये वैल्यू क्या है, मिड प्लस 1। मिड कहां था, 4 पे था। देखिए मिड की वैल्यू क्या थी आपकी 4, है ना। तो जब अगली बार आपने फंक्शन को कॉल किया, मैं आपको फंक्शन कॉल करने के हिसाब से ये बात समझा रही हूँ कि जब भी हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू, तो क्या होगा, मेन प्रॉब्लम पे आपने मिड कैलकुलेट कर लिया पहले और फिर आपने, अगर वो राइट वाले हाफ में है तो मिड प्लस 1 से लेके हाई तक के बीच का नया सब एरे है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक बात है। अब हम फिर दोबारा से मिड कैलकुलेट करेंगे। फिर मिड कैलकुलेट किया हमने, अब लो की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू है 5 और हाई की वैल्यू है 7। अब देखो यहां पर मिड की वैल्यू क्या जनरेट होती है,
मिड क्या आया आपका यहाँ पर 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2, इसकी फ्लोर वैल्यू है ना। क्या है ये 7 + 5 है 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, तो देखो ये क्या आया, दिस इज मिड, ठीक बात है। अब ये मिड है, अब हमने किससे कंपेयर किया, 13 को सर्च कर रहे हैं, 13 को हमने 18 से कंपेयर किया, इससे छोटा है, इससे छोटा है का मतलब क्या हुआ कि हम अब इधर की साइड आएंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह से आपकी जो बाइनरी सर्च है वो प्रॉब्लम को, ये सिर्फ बेसिक आइडिया है, अब हम डिफरेंट केसेस लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से काम करेगी। तो है क्या कि आप हर बार ये काम कब तक करेंगे, जब तक वो एलिमेंट या तो आपको मिल नहीं जाता या फिर ऐसा हो जाए कि एरे में एक ही सिंगल एलिमेंट आपका रह गया, और वो भी अगर मिड एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो जो एरे में एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जब तक लो की वैल्यू हाई से कम रहेगी, भाई यहां पर जब आपने शुरू किया था लो की वैल्यू शुरू में लगा दी थी, हाई की आपने लास्ट में लगा दी थी, जब तक लो की वैल्यू हाई से कम रहेगी, लो ऐसे बढ़ेगा हाई ऐसे घटेगा, और जैसे ही लो और हाई क्रॉस करने लगेंगे, मतलब हाई जो है वो लो से छोटा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। और अगर प्रेजेंट होगा तो लो की वैल्यू हाई से हमेशा कम पे ही आपको ये काम हो जाएगा, ठीक बात है, या फिर मिड पोजीशन पर आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये तो हुआ इसका डिवाइड एंड कॉन्कर का बेसिक आइडिया, है ना। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू पहले ये देखते हैं कि बाइनरी सर्च पर जो बेसिक जो आपने आइटरेटिव कोड जो आपने पहले भी पढ़ा है वो किस तरह से काम करता है। क्या काम करता होता क्या था कि अगर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो देखिए, इफ x is equal to mid, then found, आपको जो एलिमेंट है वो मिल गया, है ना। इफ x is less than mid, अगर मिड से छोटा है तो आप क्या अपडेट करेंगे, लो तो आपका सेम रहेगा और छोटे वाले के लिए हाई जो होगा वो हो जाएगा मिड -1, बस ये चेंज होगा, अगला वाला एरे में ये काम करेंगे। और अगर जो x की वैल्यू है, मतलब जिसे आप सर्च कर रहे हैं, x इज द वेरिएबल या x इज द वैल्यू टू बी सर्च्ड, है ना। अगर वो मिड के बड़ी है तो इसका मतलब राइट वाले सब एरे में जाएंगे, तो कहां से शुरू करेंगे, लो अपडेट होगा, लो की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, मिड +1 पे। इस आइडिया के साथ अब हम ये देखते हैं कि बाइनरी सर्च हमारा किस तरह से काम करता है, ठीक बात है। चलिए अब हमें इस पर्टिकुलर एरे में सर्चिंग करनी है, किस तरह से लगाएंगे, हम लो हाई और मिड तीन वैल्यूज को लेके चलेंगे, इस तरह से हम बाइनरी सर्च को शो कर पाएंगे कि किस तरह से बाइनरी सर्च काम कर रही है। दिस इज लो, यहां लिख लेते हैं, पहला है आपका लो, ठीक है, फिर है आपका हाई और फिर है आपका मिड। ये तीन चीजें हैं जिन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम, पहला है लो, दूसरा है हाई और तीसरा है मिड। तो जब हम शुरू करते हैं अपना काम करना, उस केस में इनिशियली लो की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। सपोज मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं 1 से इंडेक्सिंग कर रही हूँ। जब भी हम एल्गोरिथमिक सूडो कोड पे कोई काम करते हैं, हम जनरली, क्योंकि ईज ऑफ कन्वेंशन है, अंडरस्टैंडिंग की ईज के लिए हम इसे इनिशियलाइज 0 से नहीं कर रहे, हम जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो 0 से इनिशियलाइज करके एरे को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सूडो कोड में अंडरस्टैंडिंग ईजी रखने के लिए मैं इसको 1 से इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो आप 1 से इनिशियलाइज करके सूडो कोड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। 5 6 7 8 9 10 11 का ये एक एरे है। जब हमने इनिशियली काम करना शुरू किया तो लो कहाँ लगाया मैंने, 1 पे, है ना, और हाई लगाया मैंने 12, ठीक बात है। और मिड कैलकुलेट हम करेंगे कि मिड कहाँ आएगा। मिड की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 की फ्लोर वैल्यू। इस तरह से हम हर बार मिड कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो देखिए, लो की वैल्यू क्या है 1, हाई की वैल्यू क्या है 12, और x की वैल्यू हमें गिवन है 26, है ना। 26 को हम सर्च कर रहे हैं, तो ये केस कौन सा है,
जिसमें जो एलिमेंट है वो एरे के राइट हाफ में है। अब हम मिड फाइंड आउट करेंगे तो यहां इन दोनों के आसपास कहीं पर मिड हमारा आएगा। चलिए देख लेते हैं। लो है 1, हाई है 12, तो मिड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? लो प्लस हाई अपॉन 2, तो कितनी आएगी? 1 प्लस 12 अपॉन 2 की फ्लोर वैल्यू। कितना आया ये? 13 अपॉन 2, तो दैट इज 6, है ना? तो मिड आया आपका 6 पहली बार में। दिस इज मिड। इनिशियली जब हमने शुरू किया तो ये हमारा मिड पोजीशन है। ठीक बात है। अब देखो, अब हमने क्या किया, किसे हम सर्च कर रहे हैं? x की वैल्यू क्या है? 26। वी आर सर्चिंग 26। 26 इज ग्रेटर देन दिस 19। हम क्या करेंगे? मिड पर जो एलिमेंट है, a ऑफ मिड क्या है? 19। 19 से हमने 26 को कंपेयर किया। 26 जो है वो 19 से बड़ा है। तो अब अगली बार जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो किसमें होगा? इस सब एरे के अंदर होगा। ये वाला जो सब एरे है, इधर का जो सब एरे है, ये सब एरे हमने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो राइट साइड में हमें मिलेगा। इस तरह से काम करेंगे। अब राइट साइड में ये जो सब एरे हमने बनाया मिड के राइट वाला, उसमें अगला काम कहां से होगा? 7 से लेके 12 तक का होगा। इसका मतलब अगर जिसकी पोजीशन बड़ी, मतलब जो वैल्यू बड़ी है, तो नया लो अपडेट होगा या नया हाई अपडेट होगा? भाई हाई तो अभी भी वही है ना? लेकिन जो लो है नया वाला वो कहाँ है? मिड प्लस 1। पहले मिड 7 पे था, 6 पे था। अब जो मिड होगा, अब जो लो होगा वो कहां से शुरू होगा? 7 से। तो मिड प्लस 1 मतलब मिड की वैल्यू कितनी थी? 6। तो अब जो नया लो है उसकी वैल्यू है 7th इंडेक्स पर। नया वाला जो एरे है उसका इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है? 7। बस ये वर्किंग, ये इलस्ट्रेशन आप शो कर सकते हैं। अब चलिए, ये इसके लिए था। अब मिड कैलकुलेट करिए। मिड जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर चलिए लिख लेते हैं। यहां जब हमने मिड कैलकुलेट किया था तो किया था दिस इज 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 का फ्लोर इज 6। ठीक है, अब यहां पर कर लेते हैं। तो दिस इज 7 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 की फ्लोर वैल्यू क्या आया? ये 19 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9। ठीक बात है। तो 9 आपका नया मिड आया। अब अगली बार का मिड कौन सा आया? ये है 9। दिस इज मिड। ठीक बात है, ये आपका मिड है। अब आपने 9th वाले एलिमेंट से 26 को कंपेयर किया। 26 32 यहां गए। ए ऑफ मिड क्या है? 32। ए ऑफ मिड से 26 क्या है? छोटा है। छोटा है तो इसका मतलब लेफ्ट हाफ में जाओ। लेफ्ट हाफ का मतलब क्या हुआ कि अब जो एरे है वो कहां से कहां तक रहेगा आपका? कहां से शुरू हुआ था? यहां से शुरू हुआ था, है ना? ये वाला जो था ये मिड था। यहां से लेके यहां तक का आपका एरे जो है 22 और 26, यही दो वेरिएबल्स आपके एरे में बचे, है ना? तो इसका मतलब अब जो नया लो है वो तो सेम है, लो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाई जो है वो चेंज हो गया। लो तो अभी भी 7 है, हाई जो होगा वो मिड माइनस 1 पे आ गया। मिड कितना है? 9। तो हाई कितना हो गया आपका? 8। यहां लिख सकते हैं 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक बात है। दिस इज मिड माइनस 1। इट वॉज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। मिड जो हुआ था आपका 7 हो गया था। यहाँ लो 7 हो गया था, यहाँ पर हाई जो है वो आपका 8 हो गया। ठीक बात है। अब देखो, अब आप मिड कैलकुलेट करो। फिर क्या आया? 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 की फ्लोर वैल्यू क्या आया? ये 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7। ठीक बात है। तो मिड जो है आपका वो है 7। अब देखो, पोजीशन 7 पर आपको मिड मिला, यहां मिला पोजीशन नंबर 7। ठीक बात है। अब आपने मिड वाली पोजीशन से कैलकुलेट किया क्या? 22। 26 इज ग्रेटर देन 22। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप राइट वाले सब एरे में जाएंगे। जब आप राइट साइड पर चलेंगे, देखिए जैसे ही आप राइट साइड पर चलेंगे, राइट साइड पर चलते ही क्या होता है कि जो हाई होता है, लो होता है, वो अपडेट होता है, हाई वहीं की वहीं रहता है। तो हाई तो आपका एज इट इज रहा, है ना? और जो लो था वो मिड प्लस 1 हो गया। मिड प्लस 1 क्या मतलब? मिड की वैल्यू क्या है? 7। अब लो कितना हो गया? 8। मिड प्लस 1 8, है ना? और 8 और 8 के हिसाब से आपने मिड जब कैलकुलेट किया तो क्या आया? 8। मिड की वैल्यू भी क्या है आपकी? 8। तो 8th पोजीशन पर आपने 26 को देखा, तो मिड इज इक्वल टू ए ऑफ मिड इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहां पर क्या हुआ? फाउंड। इट इज फाउंड। दिस इज हाउ इट, है ना? इसी चीज को एरे के साथ साथ आप इस तरह टेबल बना के भी शो कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बाइनरी सर्च पूछता है
कैसे काम किया जाता है। तो ये तो एक केस हुआ। अब अगला केस देखो, नेक्स्ट केस में क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि x जो है उसकी वैल्यू है 10, मतलब वो राइट वाले हाफ में है। राइट वाले हाफ में होगा तो उस केस में क्या होगा, चलो अब देखो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं लीनियर सर्च से इसे कंपेयर करूं, अगर यहां पर हम लीनियर सर्च लगाते तो 26 को सर्च करने में कितने कंपैरिजन करने पड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपैरिजन करने पड़ते, 8 बार हमें काम करना पड़ता। अब हमने बाइनरी सर्च लगाई तो हमने कितने कंपैरिजन करे, 1 2 3 4, सिर्फ 4 कंपैरिजन करने पर हमें जो एलिमेंट है वो मिल गया, आधे मतलब बिल्कुल आधे कंपैरिजन हमने किए, ठीक है। अब इधर देखो, इधर राइट हाफ में है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि लीनियर सर्च में तो ये थर्ड कंपैरिजन में मिल जाएगा भाई, 1 2 3 तीन कंपैरिजन हम करेंगे तो हमें ये जो 10 है वो फाउंड हो जाएगा। बाइनरी सर्च में देख लेते हैं कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 11 एंड 12, ये वैल्यूज है आपकी बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लो हाई का बना लेते हैं, क्या क्या चीजें लो और हाई में आएंगी। चलिए इधर बनाते हैं, यहाँ पर लो रखेंगे, फिर उसके बाद दिस इज हाई एंड दिस इज मिड, ठीक है। चलिए फर्स्ट इज लो, सेकंड इज हाई एंड थर्ड इज मिड। किस तरह से वैल्यूज अपडेट होंगी उनको चेकआउट करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले लो की वैल्यू है आपकी 1 और हाई की वैल्यू है ना, और शुरू में जब हमने मिड फाइंड आउट किया था तो मिड हमारा 6 पे आया था। एक बार फिर लिख लेते हैं, लो की वैल्यू है 1, हाई की वैल्यू है 12 और मिड आया था हमारा 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब पहला मिड आया था हमारा 6 के ऊपर। अब हम यहाँ पर 10 से कंपेयर कर रहे हैं। जब हम 10 से कंपेयर कर रहे हैं, मिड की वैल्यू क्या है हमारी 19, है ना। 19 या इस तरह लिख भी सकते हैं, ए ऑफ मिड या ए ऑफ 6 इज 19 एंड दैट इज ग्रेटर देन 10, है ना। क्यों, क्योंकि 19 है और ये इस तरह से ए ऑफ 6 इज ग्रेटर देन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हो 19 इज ग्रेटर देन 10। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आ रही है कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो एरे के लेफ्ट हाफ में ही हमें मिलेगा, है ना। अगर वो लेफ्ट हाफ में मिलेगा तो इसका मतलब अगला जो एरे है वो ये है जिसे हमें कंसिडर करना है। तो ये क्या हुआ, हमारा लो तो हमारा वही रहा, तो लो क्या है 1 का 1 ही रहा, और जो हाई है वो अब मिड माइनस 1 पे हम सेट कर देंगे। तो हाई की वैल्यू क्या हो गई, मिड कितना था 6, हाई की वैल्यू हो गई 5। ये टेबल से क्लियरिटी से ये सारी चीजें शो हो पा रही हैं, ठीक है। अब नया मिड कैलकुलेट करो, क्या आएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया 3, न्यू मिड इज 3, ठीक बात है। अब देखो न्यू मिड क्या है, ये लो, है ना। अब देखो यहां पर क्या मिला 3, ए ऑफ मिड की वैल्यू किसके बराबर हो गई 10 के बराबर होगी, तो ये हमें क्या मिल गया, एलिमेंट इज। अब देखो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़े हमें, सिर्फ 2 कंपैरिजन में हमें यहाँ पर मिल गया, जबकि लीनियर सर्च में यहाँ हमें फिर भी 3 कंपैरिजन करने पड़ते हैं, ठीक बात है। तो इस तरह से ये इसका सेकंड केस हुआ, जब फर्स्ट हाफ में है तब भी देख लिया, जब सेकंड हाफ में है तब भी हमने इसको देख लिया। अब हम वो केस देखते हैं जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि बाइनरी सर्च कितने आइट्रेशंस में हमें ये बात बता पाएगा, ठीक बात है। तो चलिए एक बार अब इसको सर्च करते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक बात है। चलिए बेटा, दिस इज आवर लो, दिस इज फॉर हाई एंड दिस इज फॉर मिड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और, एक बात है, जब हमने स्टार्ट किया लो हाई
और मिड, ये 3 वैल्यूज हमने डाली है। पहली बार में मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लो है आपका 1, हाई है आपका 12 और मिड की वैल्यू आई थी हमारी। सबसे पहले हमने 21 को सर्च करना है। 21 हमने 6 के साथ सर्च किया, ए ऑफ 6 पर जो एलिमेंट था 19 के साथ सर्च किया और हमें पता चल गया कि ये सेकेंड हाफ में आएगा। तो इसका मतलब अब जो एरे है, इस एरे को इस सब एरे में हमने डिवाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया प्रॉब्लम को। तो जो नया सब एरे है उसका जो लो है वो कितना हो गया, हाई, ये जो लो है ये हो गया मिड प्लस 1। तो लो की वैल्यू क्या हो गई आपकी, मिड प्लस 1। मिड क्या था, 6 था, लो की वैल्यू हो गई 7, हाई एज इट इज रहा। और अब नया मिड हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 12 प्लस, सीधा सीधा लिखा देते हैं 7 प्लस 12 अपॉन 2 और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 9। ठीक है, 12 और 7 19, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक बात है, तो दिस इज आवर न्यू मिड 9। चलिए अब 9th वाली पोजीशन से हमने कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया 32, ये है नया मिड। यहां लिख लेते हैं दिस इज मिड, दिस इज ऑल्सो मिड। ठीक बात है, 32 से 21 कम है, कम है तो इसका मतलब इसके लेफ्ट वाले हाफ में आएगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का न्यू एरे है 32 के लेफ्ट में, है ना। न्यू सब एरे जो है वो ये है। अब न्यू सब एरे में लो तो सेम रहेगा जहां था, लेकिन जो हाई है वो क्या हो जाएगा, मिड -1। हाई जो होगा वो मिड -1 पे सेट हो जाएगा अगली बार। तो लो तो एज इट इज रहा, लो में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो हाई है वो कितना हो गया, मिड -1 मतलब 8। ठीक बात है, अब नया मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला एरे है जिसपे हम काम कर रहे हैं, इनमें से मिड कौन सा आएगा, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये क्या, 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7। तो मिड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7। ठीक बात है, तो अब इसका मतलब मिड क्या है, ये है, दिस इज न्यू मिड। मिड पर क्या वैल्यू है, 22। मिड की वैल्यू क्या है, 22, और आप सर्च किसे कर रहे हैं, 21 को सर्च कर रहे हैं। तो जब आप 21 को सर्च करेंगे बेटा, तो 21 को सर्च करने के लिए जो 21 है 22 से छोटा है, तो मतलब वो राइट साइड में मिलेगा। राइट साइड का मतलब कि आप क्या करेंगे, हाई की वैल्यू को मिड -1 पे सेट करेंगे। हाई की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या है, 7, तो हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, है ना। और लो में हम कोई चेंज करेंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट हाफ है, तो लो तो एज इट इज रहेगा। यही तो बात कर रहे हैं अब तक कि अगर लेफ्ट सब एरे में आपको सर्च करना है तो लो को सेम छोड़ दो, हाई को मिड -1 करो। अगर राइट में जाएगा तो लो को मिड +1 करो, हाई को एज इट इज छोड़ दो, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर आते ही हमें क्या मिल रहा है, लो जो है दिस इज लो एंड दिस इज हाई, है ना। और सिचुएशन क्या बनी, लो इज ग्रेटर देन हाई। सी, लो की जो वैल्यू है वो हाई से बड़ी है, इसका मतलब एलिमेंट कौन सा, 21 डज नॉट, इस तरह से बाइनरी सर्च काम करता है। तो क्या बेस कंडीशन हुई कि हमारा काम करना हम कब बताएंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता, जब लो की वैल्यू हाई से बड़ी हो जाएगी तो हम उस केस में कहेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बेसिक आइडिया बाइनरी सर्च का है, पर आपने इसको पहले भी रखा था, लेकिन अगर बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर तक जाना है तो ये सारी बातें आपको बेसिकली समझ में आ जानी चाहिए क्लैरिटी से। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी काम को डिवाइड एंड कॉन्कर में इंप्लीमेंट करने के लिए हम रिकर्सिव बाइनरी सर्च का कोड देखते हैं, है ना। सूडो कोड मतलब किस पर्पज से किस तरह से वो चलता है, पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल के ऊपर इसको इलस्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल करेगा और कैसे वैल्यूज को रिटर्न करेगा डिफरेंट केसेस में। ठीक है बेटा, तो अब देखो बाइनरी सर्च डीसी नाम का एल्गोरिथम हम बना रहे हैं। ए इज द, इनोटेट कर देती हूँ ताकि आप देख पाए, दिस इज एरे, है ना, तो चलो पता ही चल जाएगा। दिस एक्स इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ये वो एलिमेंट है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। ठीक बात है, अब देखो क्या कंडीशन है, जब भी हम रिकर्शन से कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो रिकर्शन से प्रोग्राम बनाने के लिए एक बेसिक चीज है कि आप एक प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कब तक करेंगे, जब तक आप बेस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, है ना।
तो बेस लेवल का मतलब क्या हुआ कि या तो बाइनरी सर्च के केस में क्या हुआ, या तो आप ऐसी लोकेशन पे पहुंच जाए जहां पर आपको वो एलिमेंट मिल जाए, मतलब मिड पर वो एलिमेंट मिल जाए, या फिर आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पर लो की वैल्यू जो हो वो हाई से बड़ी हो जाए। तो वो केसेस हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर लो की वैल्यू हाई से बड़ी होगी तो रिटर्न -1, तो -1 रिटर्न कर दो। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस केस में क्या करो, मिड कैलकुलेट करो हर बार, है ना। और मिड कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्योंकि सूडो कोड है, यहाँ पर हम हमेशा फ्लोर वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोर वैल्यू का मतलब अगर इंटीजर डिवीजन होगा तो नेचुरली अगर मैं 3/2 लिखूं तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, 1.5 नहीं आएगी, ठीक बात है। तो अब क्या हुआ, अगर मिड पर वो वैल्यू है तो मिड वाली लोकेशन को रिटर्न कर दो। हम क्या कह रहे हैं कि जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो जिस लोकेशन पर मिला हमें वो लोकेशन यू इंडेक्स बताना है। अगर मिड पर जो वैल्यू है वो x से बड़ी है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जाओ, और लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या रहेगा, वही एरे रहेगा। सेम काम करो, इसी फंक्शन को कॉल करो, a ऑफ a पर काम करो, एरे का नाम वही ले लिया, x वही फंक्शन वो वेरिएबल है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, लो सेम रहा, और अब जो है हाई जो है वो मिड -1 पे सेट हो गया। मतलब अगर अब लेफ्ट साइड में सर्च करना है, x की वैल्यू छोटी है उस एलिमेंट से, मिड वाले एलिमेंट से छोटी है x की वैल्यू, तो आपको लेफ्ट साइड में जाना है। लेफ्ट में जाने के लिए आपको हाई को सेट करना है, लो एज इट इज रखना है, ठीक बात है। नहीं तो अगर वैल्यू बड़ी है तो आप राइट साइड वाले एरे में जाएंगे, राइट में जाएंगे तो आप हाई को सेम रखेंगे और जो लो है उसको मिड +1 से। तो इस तरह से ये रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू आपका जो बाइनरी सर्च है वो सब प्रॉब्लम्स में कॉल्स को जनरेट करता है, और अगर वो एलिमेंट सक्सेसफुली मिलता है तो ये उसकी लोकेशन रिटर्न करता है, अगर नहीं मिलता तो ये -1 को रिटर्न कर देता है, ठीक बात है। तो अब एक बार इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरह से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलिए देख लेते हैं पहले। अब देखो बेटा, यहां पर ये हमें पता है जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सपोज ये पूरा Tn टाइम लेती है, ये Tn टाइम ले रही है ना। तो अब इसे हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कितनी सब प्रॉब्लम, या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा, दोनों में से कोई एक ही तो चलेगा, है ना। ये क्या है, दिस इज Tn/2 एंड दिस इज ऑल्सो Tn/2, लेकिन बीच में तो एलसिफ एलसिफ है, चलेगा तो दोनों में से एक ही, हमेशा एक ही सब प्रॉब्लम हमेशा डिवाइड होती है। तो इसकी जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या आएगी, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है 1, तो इसलिए हम Tn/2 ही लिखेंगे, है ना, n/2 ही लिखेंगे। और ये प्लस जो एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ा, उस एक्स्ट्रा काम के लिए बस हम मिड ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मिड को कैलकुलेट करेंगे तो हम कांस्टेंट टाइम मान सकते हैं, इस डिवीजन के अलावा हम और कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें जो रिमेनिंग टाइम है वो क्या है, कांस्टेंट, हमें इसके अलावा कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। अब ये केस कब है, जब n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हम ये काम करेंगे, और अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर वही एलिमेंट है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। तो अगर इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो इसकी रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगी, 1 इफ n इज इक्वल टू 1, है ना। बस एक ही कंपैरिजन में आपको मिल जाएगा वो एलिमेंट। और अगर n ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में, मतलब स्मॉलर प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस केस में ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही जो मैंने रिकरेंस रिलेशंस पढ़ा रखी है वहां पर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है, फिर भी चलिए देखिए। अब रिलेशन क्या बना हमारा, Tn इज इक्वल टू T ऑफ n/2 + 1। अगर मैं इसे मास्टर्स मेथड से सॉल्व करूं तो मास्टर्स मेथड के केस में हम क्या क्या निकालते हैं, a b k और p, ये चार वैल्यूज निकालते हैं, है ना। तो देखो चलो देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, और k और p की वैल्यूज क्या है, ये 1 है ना, ये Fn है। इफ यू रिमेंबर, याद करिए जो यूनिट नंबर 1 में आपने मास्टर्स मेथड पढ़ा था उसमें क्या करते हैं, दिस Fn इज रिप्रेजेंटेड एज n रेज़्ड टू द पावर k log रेज़्ड टू द पावर p n, है ना। और अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब ये k की वैल्यू जो है वो भी 0 है और p की वैल्यू भी आपकी 0 है, k और p दोनों 0 है, ये 0 होगी, log रेज़्ड टू द पावर 0 तो भी 1, और ये भी 0 होगा तो भी 1, तभी यहाँ 1 जनरेट होगा, है ना। तो अब इस केस में अब हम क्या निकालते हैं, a और b पावर k, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते थे। a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू a और b पावर k, इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है। a की वैल्यू है 1 और b पावर k मतलब 2 पावर 0, ये भी 1, है ना। ये तो दोनों वैल्यूज होंगी बराबर, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम कौन से केस में है, a इज इक्वल टू b पावर k, दिस इज केस 2। मास्टर्स मेथड में डिवाइडिंग फंक्शंस के फॉर्मूले हैं उसमें सेकंड केस के अंदर हम बात कर रहे हैं।
अब सेकंड केस के अंदर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये पी बताएगा। पी की जो वैल्यू है वो है 0। इसका मतलब केस नंबर सेकंड का जो सेकंड वाला पोर्शन है जिसमें फॉर्मूला हम टीएन का यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता था उसका? टीएन इज इक्वल टू बिगो ऑफ या थीटा ऑफ, जो भी आप लिखना चाहें, वो होगा आपका एन रेज टू द पावर लॉग ए बेस बी लॉग पावर पी प्लस 1 एन। ये आपका फॉर्मूला, जहां तक मुझे याद है, ये फॉर्मूला आपकी मास्टर्स मेथड में केस 2 के सेकंड पार्ट का होता था। अब इसमें हम ए बी और पी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो क्या वैल्यूज आई बेटा, देखिए थीटा ओ या ओ कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। वहां भी आप थीटा या ओ कुछ भी लिख सकते हैं। तो एन रेज टू द पावर log 1, बी क्या है आपका 2, है ना, बेस 2 लॉग पी की वैल्यू क्या है आपकी 0, 0 प्लस 1 एन। ये आया। तो ये क्या आया भाई, बिगो ऑफ, ये वैल्यू क्या हो गई 0, एन रेज के पास 0 क्या हो गया 1, तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या हो गया लॉग एन, लॉग की पावर 1 हो गई, तो ये क्या हो गया आपका लॉग एन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी बिगो ऑफ लॉग एन, जबकि जो लीनियर सर्च थी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी आपकी बिगो ऑफ एन। लीनियर टाइम था, ये लॉगरिथमिक टाइम में चेंज हो गया। तो डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करने के बाद जो बाइनरी सर्च थी उसकी जो एफिशिएंसी थी वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें इसको, अगर एग्जाम में आता है तो हमें इसे बताना पड़ेगा। अब चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो रिकर्सिव एल्गोरिथम हमने लिखा था, इस रिकर्सिव एल्गोरिथम को इलस्ट्रेट भी करके भी देख, मान लीजिए पूछता है कोई कि डिवाइड एंड कॉन्कर से बाइनरी सर्च को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे काम करता है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिए। सूडो कोड लिखिए और एग्जांपल बताइए। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल फ्रेम करेंगे और उस एग्जांपल से आप रन करके दिखाएंगे कि किस तरह फंक्शंस जो है वो कॉल होते हैं और रिटर्न होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड में यहाँ पर लिखूंगी, उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। चलिए तो देख लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज 8 एलिमेंट्स आपकी इस इंप्लीमेंटेशन में है। ठीक है, अब हम x को सर्च कर रहे हैं, x की वैल्यू है 15। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है कि हम इस पर्टिकुलर एरे के अंदर वी आर गोइंग टू सर्च 15। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल में वो किस तरह से काम करेगा, पहले उसको देखते हैं। कैसे फंक्शन कॉल होगा? सपोज फंक्शन का नाम हमने क्या लिखा था, बाइनरी सर्च डीसी। अगर मैं इस बाइनरी सर्च डीसी की जगह इंप्लीमेंटेशन दिखाने के लिए लिख रही हूँ बी, छोड़िए पूरा ही लिख लेते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, दिस इज, सबसे पहले फंक्शन कॉल जो है वो है बाइनरी, क्या लिखा है, सर्च, एस कैपिटल, बाइनरी सर्च डीसी। जो एल्गोरिथम का नाम है वो बाइनरी सर्च डीसी है, मतलब डिवाइड एंड कॉल कर ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पर लिखा है। अब ए इज द नेम ऑफ एरे, ये ए जो है ये एरे का नाम है। किस एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, 15 को सर्च कर रहे हो, है ना। लो की वैल्यू क्या है 1 और हाई की वैल्यू क्या है 8। ठीक बात है। तो ये एल्गोरिथम जब आपका रन होगा तो इस तरह से सबसे पहली फंक्शन कॉल ये है। ये क्या है, नेम ऑफ द एरे, दिस इज द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, फर्स्ट इंडेक्स लो और लास्ट इंडेक्स इज हाई। अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन कॉल होते ही सबसे पहले मिड कैलकुलेट करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो, क्या लो हाई से बड़ा है, चेक हुआ। इज लो ग्रेटर देन हाई, लो हाई से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो फेल हो गई, ये खत्म। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, है ना। मिड कैलकुलेट किया। चलिए दूसरे कलर से कर लेते हैं, दिख जाएगा क्लियरली। तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 की फ्लोर वैल्यू क्या आया 4, 4 आ गया मिड। अब इसके बाद जब ये 4 मिला, ये है मिड, है ना? तो हम जैसे ही मिड कैलकुलेट होगा, आप सबसे पहले ए ऑफ 4 देखेंगे। ए ऑफ 4 क्या है, ये देखा आपने, और ए ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो है 10, है ना। और 10 जो है आप सर्च कर रहे हैं किसको, 15 को। 10 इज, जो 15 है एलिमेंट टू बी सर्च इज ग्रेटर देन 10, 10 से वो बड़ा है। इसका मतलब गो टू राइट साइड ऑफ, है ना, राइट साइड की तरफ जाइए। तो अब इसका मतलब जब फंक्शन कॉल होगा तो वो फंक्शन किसे कॉल करेगा, जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगी, तो ये देखिए
क्या किया आपने, मिड को कैलकुलेट किया और फिर क्या देखा कि x जो है वो मिड से बड़ा है, ये वाला आया, x इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड। तो इसका मतलब अब क्या कॉल करोगे, बाइनरी सर्च डीसी a x मिड प्लस 1 कॉमा हाई, है ना। देखो तो क्या कॉल किया हमने, दिस इज बाइनरी सर्च डीसी, सेम कॉल A15 को हम सर्च कर रहे हैं और अब हम राइट वाले साइड में सर्च करेंगे, किधर, इस सब एरे में हम सर्च करेंगे। तो जो आपका हाई है वो तो एज इट इज रहेगा 8 और जो लो है वो मिड प्लस 1 पे सेट हो जाएगा। मिड कितना था अभी 4 था, तो अब जो लो होगा वो कितना हो जाएगा 5 to 8। दिस विल बी द न्यू फंक्शन। एक बात है, ये क्या है, दिस इज मिड प्लस 1, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि मिड लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये अपडेट होंगे, ठीक है, यहां अपडेट। अब देख लेते हैं, अब हमने फिर दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका फिर से दोबारा से मिड कैलकुलेट होगा। मिड की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई बताओ भाई, करो मिड कैलकुलेट, क्या मिला मिड, मिड इज इक्वल टू 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 की फ्लोर वैल्यू, ये क्या है, दिस इज 13 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, इसकी फ्लोर वैल्यू मतलब 6, सिक्स लोकेशन पर देखिए। अब देखिए क्या लिखे, a ऑफ मिड या a ऑफ 6 इज इक्वल टू 15, है ना, एंड यहाँ क्या हो गया 15 इज इक्वल टू 15, इसका मतलब एलिमेंट इज फाउंड, एलिमेंट जो था वो हमें मिल गया। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो जो भी कॉल हुआ, इस कॉल ने जब भी कैलकुलेशन किया तो इट विल रिटर्न, जब ये कॉल हुई तो इट विल रिटर्न the position on which this particular location is existing, it will return 6, है ना। कहा मिला, 6 पर मिला, मिड की जो लोकेशन है वो इसने यहां से रिटर्न की। अब जब ये कॉल हुआ था तो ये अपने जहां पर ये मेन मेथड लिखा होगा इट विल रिटर्न 6 टू दैट मेन मेथड, मेन, जहां भी मेन मेथड में हम इस कोड को, बाइनरी सर्च वाले कोड को, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ये जब कॉल होगा दिस इज द मेन मेथड, इसके ऊपर जो मेन मेथड होगा वहां पर इसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा केस हुआ बेटा, जहां पर वो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना, जब वो एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन एक एक करके जहां पर कॉल हुआ वहां पर रिटर्न जनरेट कर देगा। तो ये तो हुआ पहला केस। अगला केस देख लेते हैं, अगला केस क्या है, जब वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो 17 है, देखिए 17 इसमें कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब देखते हैं कैसे काम करेंगे, 3 4 5 6 7 8। चलिए अब बाइनरी सर्च लगाते हैं, बाइनरी सर्च में फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहली फंक्शन कॉल क्या हुई आपकी, बाइनरी सर्च डीसी, ठीक है। ए इज द नेम ऑफ एरे, सर्च हम कर रहे हैं 17 को, इनिशियल और हाई है 8। तो ये पहली फंक्शन कॉल के आर्ग्यूमेंट्स हुए, है ना। जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो आपने सबसे पहले क्या किया, मिड कैलकुलेट किया, करिए मिड कैलकुलेट। मिड की वैल्यू क्या है, अभी जो कैलकुलेट होके आई थी सेम वैल्यू होगी 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज, ठीक बात है। अब देखो किसे सर्च कर रहे हैं, 17 को, है ना। तो यहां पर लिख लेते हैं 17 इज ग्रेटर देन 10, तो गो टू राइट साइड सब एरे, या go to क्या, search into, you can write it like that, search into search into right side, राइट साइड, है ना, राइट साइड वाले सब एरे में सर्च करो। अब राइट वाले सब एरे में जब सर्च करोगे तो क्या अपडेट होगा, जो लो की वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये वैल्यू आपकी नहीं बनेगी। तो चलिए दोबारा से कॉल करिए फंक्शन को, क्या हुआ, बाइनरी सर्च DC A and we are searching 17।
अब जो लो था वो हो जाएगा मिड प्लस 1, मिड कितना है 4, लो हो जाएगा 5। दिस इज द न्यू कॉल, है ना। ये न्यू कॉल क्या करती है, ये सब एरे बनाती है, ठीक बात है। अब चलिए अब इसको फर्दर फाइंड आउट करिए। अब मिड देखिए, क्या मिड आया था, अभी हमारा पहले भी आया था, उसी को लिख लेते हैं डायरेक्टली। दिस इज 6, मिड की वैल्यू आई आपकी 6, ठीक है। 6 पे देखो क्या है 15, 15 इज लेस देन, किसे सर्च कर रहे हैं 17 को, 15 इज लेस देन 17, तो इसका मतलब 17 15 से बड़ा है, तो इसका मतलब आप फिर इधर की तरफ जाओ, पहले आपने ये सब एरे बनाया था, है ना, अब आप ये वाला सब एरे बनाओ, नेक्स्ट सब एरे आपका ये बनेगा। तो इसका मतलब अगेन सर्च इन राइट साइड सब एरे, है ना, और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, फिर से लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करो। अब लो कितना हो जाएगा भाई, देखो दोबारा से फंक्शन कॉल होगी, बाइनरी सर्च डीसी ए, एरे का नाम 17 को हम सर्च कर रहे हैं, और जो लो की वैल्यू होगी वो होगी मिड प्लस 1, तो लो कितना हो जाएगा 7, और हाई जो है वो एज इट इज, ठीक बात है। फिर कॉल करो, फिर कैलकुलेट करिए आपने मिड की वैल्यू कितनी होगी, 7 प्लस 8, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 7 प्लस 8, लो प्लस हाई अपॉन 2, 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 7, तो मिड की वैल्यू हो गई आपकी 7। तो देखो ए ऑफ 7 पर क्या है, देखिए बेटा ए ऑफ 7 पर क्या वैल्यू है 18, नाउ 18 इज ग्रेटर देन 17, इसका मतलब सर्च इन लेफ्ट सब एरे, है ना। 18 17 जो है वो 18 से छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब इसके राइट साइड में मिलेगा, ठीक बात है ना। हमने क्या किया 7 से 8 तक का सब एरे बना लिया, यहाँ पे मिड हो गया इसका 7, अब हमने इसका मतलब इसके राइट साइड में मिलेगा, तो राइट साइड का लेफ्ट साइड में मिलेगा, 17 जो है वो 18 से छोटा है तो इसका मतलब एरे के लेफ्ट में मिलेगा। अब अगर लेफ्ट में मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट के लिए हम जब जाते हैं तो हम हाई को मिड माइनस 1 पे सेट करते हैं, तो हमने क्या किया हाई को सेट कर दो मिड माइनस 1, है ना, ये अपडेट करो और फिर से दोबारा फंक्शन को कॉल करो, तो क्या आया देखो, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च डीसी क्या है ए 17, और फिर जो लो है वो एज इट इज रहा 7, ठीक बात है, और हाई जो है वो हो गया मिड माइनस 1, मिड की वैल्यू कितनी थी 7, तो अब ये कितना हो गया, ये प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, अब देखो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली ये फंक्शन कॉल होती है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि हाई की वैल्यू जो है वो देखो लो से छोटी हो गई, तो देखो जैसे ही हमने फंक्शन कॉल किया तो ये जो हाई की वैल्यू है ये लो से छोटी हो गई, है ना, तो ये क्या करेगा इट विल रिटर्न -1, तो बस यहीं से जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा it will return -1 to the calling function, it will return -1, then it will return to its parent -1, it will return to its calling function -1, and this function will return to the main function, main calling function, उसको ये -1 रिटर्न कर देगा और ये बताएगा कि द एलिमेंट डज नॉट, ठीक बात है, क्या इसका क्या मतलब हुआ कि 17 doesn't exist in the array, ठीक है बेटा। तो अगर एग्जाम में बाइनरी सर्च आपसे पूछा जाता है तो बाइनरी सर्च का यहाँ पर सूडो कोड आप एक्सप्लेन करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे और फिर उसके बाद उसके डिफरेंट केसेस लेके यहाँ पर आप उसे इलस्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है। आप डिवाइडिंग कॉन्कर में सॉर्टिंग्स आती हैं आपकी, स्टॉसन्स मल्टीप्लिकेशन आता है, बाइनरी सर्च है, और साथ में एक टॉपिक है कॉन्वेक्स हल जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।